जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं येलो बुक की दोस्तों हमारी चौथी क्लास है, जिसपे दोस्तों काफ़ी चैप्टर्स जो है दोस्तों कवर कर चुके हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में अशोक का चैप्टर। अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अशोक के जन्म कब हुआ था, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो अशोक के बारे में जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अशोक की। अशोक दोस्तों जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो दोस्तों अशोक को दोस्तों अशोक महान के नाम से जाना जाता है, और जो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक जो है दोस्तों अशोक महान के नाम से इस जो बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी था वह अशोक महान हुआ, और यह जो दोस्तों 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने कश्मीर में दोस्तों श्रीनगर बसाया, और अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया। याद रखना, जो दोस्तों कश्मीर में जो दोस्तों श्रीनगर है वो किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। और जो नेपाल में एक ललित पत्तन नामक नगर है दोस्तों, यह भी आपका अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो याद रखना, अशोक जो है दोस्तों आपका अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मास्की और गुर्जरा। इसमें दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में दिया गया है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो दोस्तों एक मास्की और गुर्जरा नामक अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे, वेदों में, पुराणों में या वेदांगों में। तो याद रखना दोस्तों कि पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो याद रखना 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग की राजधानी तोसली पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट दोस्तों कलिंग का राजा खारवेल था। कलिंग का राजा कौन था दोस्तों, राजा खारवेल जो है वो कलिंग का राजा था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। जो जैन धर्म का अनुयायी था कौन, राजा खारवेल। नेक्स्ट दोस्तों इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ। अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। इसमें दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था। तो अशोक का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था दोस्तों राधागुप्त। जो राधागुप्त था वो दोस्तों अशोक का प्रधानमंत्री था। कौन, राधागुप्त। यहाँ पर दिया गया कि जो राधागुप्त है दोस्तों वो अशोक का प्रधानमंत्री था। और जो पहले अशोक जो थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, और उसके बाद जो है दोस्तों युद्ध में इन्होंने मारकाट को देखकर, खून खराबा को देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद इन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया, और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अशोक का धार्मिक गुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक का दोस्तों धार्मिक गुरु यदि आपसे पूछा जाए कि अशोक का धार्मिक गुरु कौन था, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक का धार्मिक गुरु कौन था, उपगुप्त था। याद रखना अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की यदि माता का नाम पूछा जाए तो सुभद्रांगी थी। कौन थी, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी थी। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असधि एवं कारुवा की अशोक की पत्नियां थी। अशोक की दोस्तों 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी, असंधिमित्रा और कारुवा की। भारत में शिलालेख का सबसे पहला प्रचलन अशोक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी पर और अपने कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। भारत में शिलालेख का सबसे पहला प्रचलन किसके काल में हुआ। तो याद रखना, और किसने किया, अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक द्वारा शिलालेखों में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अशोक द्वारा शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। हो सकता है आपको दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए,
हो सकता है आपको चारों क्रमानुसार दे दिया जाए और अन्य भाषाओं को जोड़ दिया जाए। तो याद रखना कि अशोक द्वारा शिलालेखों में दोस्तों कौन कौन सी हैं, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। साथ साथ बोलेंगे ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था, अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो याद रखना इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के शिलालेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशोक का शिलालेख है ये सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो याद रखना दोस्तों 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे और उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 14 थी। कितनी थी दोस्तों? 14 थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फैन थेलर ने की थी। अब देखिए दोस्तों पॉइंट एक है और क्वेश्चन दोस्तों इसमें एक से ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और उनकी संख्या कितनी थी अशोक के शिलालेखों की? कितनी थी दोस्तों? उसकी संख्या थी 14। और अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में। किसने की थी? फैन थेलर ने। तो याद रखना फैन थेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या। यदि दोस्तों आपसे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? उनके स्तंभ लेखों की संख्या है 7 और ये केवल दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक का वह कौन सा अवलेख है जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है? तो याद रखना वो 7वां अवलेख है जिसकी संख्या 7 है। यह दोस्तों आपका यानी 7वां अवलेख जो है यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट, अशोक के दरबार में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के दरबार में डियोनिसियस मिस्र नामक राजदूत आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो याद रखना डियोनिसियस, ये जो मिस्र का रहने वाला था, यह राजदूत अशोक के दरबार में आया था, जो दोस्तों मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने भेजा था। किसने भेजा था? ये टॉलेमी द्वितीय ने भेजा था। किसको? फिलाडेल्फस को। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों 7वां अवलेख जो है, 7वां शिलालेख जो है वह अशोक का सभी शिलालेखों में से सबसे लंबा शिलालेख है। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में से सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो वो है आपका 7वां शिलालेख। कौशाम्बी अवलेख को रानी का अवलेख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस अवलेख को रानी का अवलेख कहा जाता है? तो याद रखेंगे कौशाम्बी अवलेख को। किस अवलेख को दोस्तों? कौशाम्बी अवलेख को रानी का अवलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेई। कौन सा है दोस्तों? याद रखना अशोक का सबसे छोटा अवलेख कौन सा है? रुम्मीदेई अवलेख है जो दोस्तों अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना कि रानी का अवलेख किस अवलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अवलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेई है। अशोक का सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना सार-ए-कुना एक ऐसा अभिलेख है जो दोस्तों आपका ग्रीक एवं अरमाइक दोनों भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो ये दोस्तों आपका है 13वां शिलालेख। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो यह दोस्तों आपका 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ यानी महामात्र कहते हैं और इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी होता था उसको दोस्तों तीर्थ कहते थे और उनकी संख्या 18 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट और इजीली सभी को आता होगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। सेम वॉइस आ रही ना, ग्रामिक, तो याद हो जाएंगे आसानी से आपको। प्रशासन के समय सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता है। नेक्स्ट,
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में दोस्तों प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 5 थी। याद रखना, अशोक के समय दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को दोस्तों क्या कहते थे? चक्र कहा जाता था। प्रांतों को दोस्तों चक्र कहा जाता था, याद रखना। और प्रांतों की संख्या पूछा जाए तो प्रांतों की संख्या 5 है और उनको क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। देख रहे हैं दोस्तों कितना कड़ा दंड, मतलब कितना कड़ा प्रावधान था, कितना कठिन प्रावधान था अशोक के समय कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग तो वसूलते थे वो, और यदि आप इसको बचाने की कोशिश करते थे तो दोस्तों उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। जो दोस्तों युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था उसे क्या कहते थे? उसे दोस्तों नायक कहते थे। क्या कहते थे? उसे दोस्तों नायक कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे उनको दोस्तों गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और सरकारी भूमि को दोस्तों सीता भूमि कहा जाता था। जो गवर्नमेंटेड भूमि होती थी, जो गवर्नमेंट क्षेत्र हुआ करते थे, उनको दोस्तों सीता भूमि कहते थे। नेक्स्ट, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के, या ऐसे पूछा जाएगा कि नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? तो किसकी ली थी? तो वो था दोस्तों आपका कश्मीर का राजा प्रवर्तक। कश्मीर का राजा जो प्रवर्तक था नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे सहायता ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों मौर्य शासन कब से कब तक रहा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि मौर्य शासन जो है दोस्तों आपका 137 वर्षों तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? 137 वर्षों तक रहा। और मौर्य वंश का यदि आपसे अंतिम शासक पूछा जाए तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह था आपका बृहद्रथ। नेक्स्ट है, इसकी हत्या, किसकी हत्या? बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की जो स्थापना है दोस्तों किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने कब की थी? 185 ईसा पूर्व में। और दोस्तों इसने किसकी हत्या की थी? इसने की थी बृहद्रथ की हत्या। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? बृहद्रथ का सेनापति था। इसकी हत्या करने के बाद यह पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में इसने अपने शुंग वंश की नींव यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में मुद्रा जो थी वह क्या थी? उसको क्या कहते थे? उसको दोस्तों पड़ कहते थे। जो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी दोस्तों उसको क्या कहते थे? उसको पड़ कहते थे। और अशोक का नाम दोस्तों देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय भी है। अशोक का जो नाम था यह दोस्तों देव नाम है और यह जो देव नाम है यह देवताओं को भी प्रिय था। तो ये थे दोस्तों अशोक से बनने वाले जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सभी कवर कर ली है। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाता है ब्राह्मण साम्राज्य। अब यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। अब यहाँ से दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था, यह पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ गया था। अब पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी और वह मौर्यों का सेनापति था और वह ब्राह्मण जाति का था। जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था, अब यहीं से दोस्तों आपका ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो भी दोस्तों आपका ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। और शुंग वंशों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी और शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ है दोस्तों मनुस्मृति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन जो स्मृति है दोस्तों वह कौन सी है? तो याद रखना जो सबसे प्राचीन स्मृति है दोस्तों वो आपकी है मनुस्मृति। और किस काल में दोस्तों इस ग्रंथ की रचना हुई? तो याद रखना शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। और दोस्तों शुंग वंश शासकों ने जो अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो विदिशा को बनाया था। किससे बनाया था अपनी राजधानी? विदिशा को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि इंडो यूनानी शासक मीनांडर कौन? इंडो यूनानी शासक कौन था? क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है कि इंडो यूनानी शासक कौन था। तो याद रखना जो मीनांडर था यह इंडो यूनानी शासक था। और जो इंडो यूनानी शासक मीनांडर था इसको पुत्र पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने किया था दोस्तों? जो आपका इंडो यूनानी शासक मीनांडर था इसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। अब यहाँ से दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों
इसने पतंजलि से, अब पतंजलि दोस्तों वो नहीं है कि बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ये दोस्तों एक पतंजलि व्यक्ति थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई और पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। यहाँ से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है, वो है आपका भरहुत स्तूप। यहाँ पर स्पूत लिख दिया, आपका स्तूप है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना सभी को पता होगा, देवभूति जी है। शुंग वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था वो देवभूति था और इसकी भी दोस्तों हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। किसने की थी दोस्तों, अब देखना दोस्तों, पहले होता क्या था दोस्तों, एक दूसरे की हत्या कर देते थे। बेटे ने बाप की हत्या कर दी और बेटी की हत्या उसके सेनापति ने कर दी। तो बस ऐसा ही दोस्तों इसमें होता चला आया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों किसकी हत्या हुई, शुंग की, यानी पुष्यमित्र शुंग की भी दोस्तों हत्या हो गई ना। और कब हुई थी दोस्तों, 73 ईसा पूर्व में। किसने की थी, वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर बैठा। अब इसने दोस्तों कण्व वंश की नींव डाली और कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा। जो सुशर्मा था दोस्तों, ये कण्व वंश का अंतिम राजा था। अब देखना दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों सुशर्मा की भी हत्या कर दी गई है ना। होता क्या था, राजा राजाओं में पहले दोस्तों हत्या ही होती थी। अब यहाँ पर दोस्तों सुशर्मा की भी हत्या हो गई और 60 ईसा पूर्व में ही किसने की, सिमुक ने कर दी थी और सातवाहन वंश की नींव डाली। अब सिमुक जो था दोस्तों, अब इसने सातवाहन वंश की नींव डाल दी, किसकी हत्या करके, सुशर्मा की हत्या करके। और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब जो गोदावरी नदी जो दोस्तों की महाराष्ट्र में स्थित है और ये सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की भाषा। यदि दोस्तों सातवाहन वंश की जो आपसे भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा कैसी थी, प्राकृत, और इसकी लिपि जो थी इसकी ब्राह्मणी लिपि थी। भाषा दोस्तों इसकी प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी और सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक यानी सामाजिक व्यवस्था थी। ये मात्र सत्तात्मक दोस्तों सामाजिक व्यवस्था थी और इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट, ये सिक्का ढालने में जिसे शीशे का प्रयोग करते थे, जिसे यहाँ पर जैसे है कि शीशे का प्रयोग करते थे, वह रोम से मंगाया जाता था। दोस्तों जो सातवाहन वंश में दोस्तों जो शीशे का प्रयोग किया गया था सिक्का डालने में, यानी शीशे के सिक्के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्के किसने चलवाए थे, तो शीशे का जो सिक्का चलवाया था वो आपका सातवाहन वंश ने चलवाया था। और जो शीशा आता था दोस्तों, कहाँ से आता था, तो यह शीशा दोस्तों आपका रोम से आता था, रोम यानी इटली से। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। जो दोस्तों ब्राह्मणों को जो भूमि दान में देते हैं, इस प्रथा का प्रचलन किसने किया था, सातवाहन वंश ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, यह इस वंश का, किस वंश का, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसे पुराणों में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो याद रखना कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र किसे कहा गया है, तो याद रखना किसे कहा गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को। तो पॉइंट 1 है, क्वेश्चन अनेक है, तो याद रखना दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से दोस्तों अब आपका स्टार्ट होता है कुषाण वंश। अब यहाँ से दोस्तों आपका कुषाण वंश स्टार्ट हो जाता है, तो अब बात करेंगे दोस्तों कुषाण वंश के बारे में। अब कुषाण वंश में दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों कह रहा है पॉइंट कि पल्लवों के बाद कुषाण आई। अब दोस्तों बस ये इतनी बात दोस्तों आप पकड़ लीजिए, कुषाण जो हैं किसके बाद आए थे, पल्लवों के बाद, जो युचि और तोखरी भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों, जो युचि भी और तोखरी भी कहलाते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दोस्तों पढ़ना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको तुरंत बता ही देता हूँ। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनके बारे में ही विशेष चर्चा कर रहा हूँ। अब जो दोस्तों युचि था, युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में दोस्तों, 5 भागों में। उन्हीं में एक था दोस्तों कुषाण थे। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कडफिसिस ने।
कुजुल कड़फिसेस ने दोस्तों 15 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आ गया है दोस्तों आपका। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो याद रखना कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की थी। इस वंश का, किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर। अब पुरुषपुर है जो दोस्तों ये पेशावर के नाम से जानी जाती है, जो दोस्तों पेशावर था। अब पेशावर पहले राजधानी थी, अब पेशावर को दोस्तों पुरुषपुर नाम दे दिया गया है। तो पुरुषपुर इसका दोस्तों कैसा नाम है? नया नाम, और पेशावर इसका दोस्तों प्राचीन नाम है। तो सबसे महान राजा कौन था दोस्तों कुषाण वंश का? वो आपका कनिष्क था, और उसकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। यदि आपसे दोस्तों कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछी थी तो दूसरी राजधानी इसकी मथुरा। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था, जिसे दोस्तों शक संवत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलाया? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। शक संवत जो है याद दोस्तों आपका कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था, और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, और कनिष्क ने इसे 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और एक संवत भी चलाया था जिसका नाम है शक संवत। और यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों प्रयोग में लाया जा रहा है शक संवत और विक्रम संवत। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारी मात्रा में, भारी मुद्रा यानी किस शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो वो आपके थे दोस्तों कुषाण शासक। और कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद यहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया था। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कश्मीर में जब दोस्तों उसने विजय किया था कनिष्क ने, तो वहाँ पर दोस्तों एक कनिष्कपुर नगर बसाया था। किसने? कनिष्क ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्कपुर का नगर किसने बसाया था? तो कनिष्कपुर अपने ही नाम से है, उसी के नाम से है। तो किसने बसाया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबार का जो राजवैद्य था वह कौन था? तो वो चरक था। जो चरक था वो कनिष्क के दरबार में चरक था, वह राजवैद्य था जिसने चरक संहिता लिखी। तो चरक संहिता किसने लिखी दोस्तों? याद रखना चरक के नाम से ही तो चरक संहिता है, वो चरक के नाम से ही लिखी, यानी चरक ने लिखी है। अश्वघोष जो था वो कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के राज दरबारी कवि कौन थे? तो अश्वघोष थे, जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कनिष्क का यदि दोस्तों आपसे पुरोहित पूछा जाए तो कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्षक था। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और पार्श्व और दोस्तों क्या थे? महाचेत और संरक्षक थे। कौन कौन से दोस्तों याद रखना, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से थे दोस्तों? यहाँ पर दिया गया है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व और महाचेत और संरक्षक थे। ये दोस्तों संरक्षक रहते थे। नेक्स्ट पेज पर पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, तथा नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के याद रखना, माध्यमिक सूत्र पुस्तक किसने लिखी थी? वो आपकी नागार्जुन ने लिखी थी। इस पुस्तक की खासियत क्या है कि इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भारत का आइंस्टीन। क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसको मत लगा देना। भारत का आइंस्टीन पूछा जा रहा है तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, और आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कनिष्क की मृत्यु। कनिष्क की मृत्यु जो है दोस्तों आज की 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। कनिष्क की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। 102 ईस्वी में कनिष्क की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका वासुदेव था। जो वासुदेव था दोस्तों वह कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वह शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म में दोस्तों किसकी उपासना हुई, किसकी पूजा होती थी? भगवान शिव की होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दिमाग में छाप लेना और कॉपी में भी छाप लेना। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, रेशम बनाने का सबसे पहले तकनीक का आविष्कार
किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशम बनाने का सबसे पहले तकनीकी आविष्कार किस देश में हुआ? तो किस में हुआ दोस्तों? ये आपका चीन में हुआ है। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे, और इससे कुषाणों को दोस्तों बहुत अधिक आय होती थी, बहुत अधिक आय होती थी, बहुत अधिक फायदा होता था। किससे? रेशम कारखानों से। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है गुप्त साम्राज्य। अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से गुप्त साम्राज्य आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। पॉइंट कहता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है यह आपका 3री शताब्दी के अंत यानी 3री शताब्दी के दोस्तों लास्ट में दोस्तों प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपका ये दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक, तो याद रखना गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? जो दोस्तों श्रीगुप्त था, जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। तो याद रखना गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। आपसे दोस्तों वीडियो लाइक करने का पैसा नहीं लगता है कि आप वीडियो लाइक कर देंगे तो दोस्तों आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। आपको दोस्तों कुछ नहीं होता, आप दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि मुझको क्लास अच्छी लगी है, तो दोस्तों इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे मैं दोस्तों आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपसे पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको लग रहा हो कि वास्तव में आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए वास्तव में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारी क्लास का। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो आप दोस्तों को क्लास कैसी लगी है, और अपना सुझाव विचार भी दिया करो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल कब तक रहा? 240 से 200 ईस्वी तक। नेक्स्ट दिया इसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल दोस्तों 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट सभी लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 320 ईस्वी में, और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, वैसे तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन दोस्तों कुछ एग्जामिनर यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो आपका था कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने लिच्छवी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में एक संवत चलाया था, जिसका नाम था गुप्त संवत। कौन सा था? गुप्त संवत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया, तो याद है सभी को? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था वो था समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में दोस्तों उसकी राजगद्दी पर बैठा था। और समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिण व्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। देख रहे हो दोस्तों, जो समुद्रगुप्त था उसने आर्यव्रत के 9 राजा और दक्षिण व्रत के 12 राजाओं को दोस्तों पराजित कर दिया था। इसलिए समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसी कारण से दोस्तों क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की उपाधि दोस्तों अश्वमेधकर्ता, कविराज, विक्रमंक। दोस्तों समुद्रगुप्त को 3 उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी? अश्वमेधकर्ता और कविराज और विक्रमंक, और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त के यदि आप राज दरबारी कवि के बारे में बात करते तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसका नाम था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त था यह भगवान विष्णु का उपासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, तो याद रखना प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की थी, और जो हरिसेन था वह कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिसेन कौन था, तो याद रखना ऑप्शन मिलेगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है, समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वह संगीत प्रेमी था। उसे संगीत दोस्तों बहुत पसंद था समुद्रगुप्त को, इसीलिए उसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता था। और इसके सिक्कों पर दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कौन सा सिक्का है, तो वो समुद्रगुप्त का द्वारा चलाया गया सिक्का था जिसमें दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त का जो दोस्तों उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जो 380 ईस्वी में दोस्तों राजगद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों किसकी उपाधि धारण की थी, यही तो दोस्तों आपके विक्रमादित्य, जिसको दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हीं को दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जो विक्रमादित्य दोस्तों इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए दोस्तों इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था, तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री जो फाहियान था वो भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान था यह कैसा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो चीनी यात्री फाहियान था वह बौद्ध यात्री था, और भारत किसके शासनकाल में आया था, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो याद रखना चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कब के चलवाए थे, शकों पर विजय के कारण दोस्तों चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन विद्वान थे दोस्तों जानेंगे, आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर विद्वान थे। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में छाप लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन सबसे पहले किसने कहा था, तो याद रखना यह आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद दोस्तों उत्तराधिकारी था वह कौन था, वह था आपका कुमारगुप्त, जिसको दोस्तों गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल दिया गया है 415 से 454 ईस्वी था। और कुमारगुप्त की जो मुद्रा थी वह मयूर आकृति की थी। उसमें मोर की आकृति की जो मुद्रा थी वह किसकी थी, वो कुमारगुप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की यदि आपसे स्थापना पूछी जाती है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी, किसने, कुमारगुप्त ने। इस विश्वविद्यालय को दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। साथ साथ बोलेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वह था स्कंदगुप्त, और इसका भी कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। और नेक्स्ट पॉइंट दिया कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। और जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाल था। जो तोरमाल था यह दोस्तों आपका हूणों का महत्वपूर्ण शासक था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। किसको, पर्णदत्त को। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है कौन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो विष्णुगुप्त था, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। अब चाट आप खाने वाली चाट मत समझ लेना, इसमें दोस्तों पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट कहा जाता था और भाट कहा जाता था। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों पहले जो क्या होता था सिंचाई के लिए दोस्तों रहट, जिसको दोस्तों अपने गांव में बोलते हैं परहट, यानी खेत को परह देना यानी परहट कर देना, तो दोस्तों इसी में कहते थे रहट। और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, परवट जिसको बोलते हैं। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जो गुप्त काल में जो उज्जैन था दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आप सभी लोग बताएंगे उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है दोस्तों आपका किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने की मुद्रा
किसने जारी की थी? तो गुप्त राजाओं ने की थी, जिसको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो चांदी के सिक्के थे उसको गुप्त काल में दोस्तों रुपयका कहा जाता था। याद रखना, क्या कहते थे दोस्तों? रुपयका। रुपयका दोस्तों चांदी के सिक्कों को गुप्त काल के समय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से मिलता है क्या? सती होने का प्रमाण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो याद रखना, एरड़ अभिलेख से दोस्तों सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गरुड़, गरुड़ जो है दोस्तों गुप्त का राज्य चिन्ह था, यानी गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुप्त वंश का राज्य चिन्ह कौन था? तो याद रखना गरुड़ था। और गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता की गुफाएं दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसका निर्माण दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। ये 29 गुफाएं थीं, परंतु वर्तमान में दोस्तों 6 ही बची हैं। वर्तमान में दोस्तों 6 ही बची हैं। कितनी? 6। और पहले दोस्तों कितनी थी? पहले ये दोस्तों आपकी 29 यानी 29 थी। अब दोस्तों जाके वर्तमान में 6 बची हुई हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, बाघ की गुफा का निर्माण भी दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ? तो याद रखना यह आपका गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो याद रखना गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी और गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। याद रखना, गुप्त काल में ऐसा नहीं है कि दास प्रथा नहीं थी, तो इस काल में भी दोस्तों आपकी दास प्रथा भी थी और इनकी गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो शासकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। देखा, हम ऑलरेडी दोस्तों 11 पेजों को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि। सभी को पता होगा, ये तो बताने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास, जो दोस्तों कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ रहते थे, यानी दरबार में रहते थे। तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास। नेक्स्ट पॉइंट दिया है मंदिर बनाने की कला का जन्म भी दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में छाप लेना। मंदिर बनाने की कला किस काल में हुआ? गुप्त काल में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों कालिदास की रचना है। जाने कितनी बार दोस्तों? 10 से 20 बार। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया था। कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना, आपको दोस्तों जीएस में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको उठाना, किसी ना किसी जरूर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। और बिल्कुल ईजी है, सभी लोग कर देते हैं। कौन है? कालिदास। प्रथम भारतीय रचना है दोस्तों, ये कालिदास ने रची है, जिसका अनुवाद दोस्तों किस भाषा में हुआ है? यूरोपीय भाषा में। भाषा याद रख लेना दोस्तों, यूरोपीय भाषा में दोस्तों इसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ से बनता है कि संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को दोस्तों भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों वो आपका गुप्त काल है, जिसे भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कॉपी में छाप लेना कि भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। तो याद रखना। और स्वर्ण यानी सोने की मुद्रा भी सबसे ज़्यादा बाद किसने के शासन काल में चली थी दोस्तों? ये भी दोस्तों आपके गुप्त शासन काल में ही चली थी, यानी गुप्त काल में दोस्तों सोने की मुद्रा चली थी। तो याद रखना, सोने की मुद्रा से आप इसको याद रखते हैं। इसी कारण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, सोने का काल कहा जाता है। किसे? गुप्त काल को। तो ये दोस्तों थे हमारा गुप्त वंश, जो दोस्तों बिल्कुल आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये गुप्त काल बिल्कुल पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया गया पुष्यमित्र वंश, यानी पुष्यभूति वंश दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। अब पुष्यभूति वंश है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ये मत समझना कि पुष्यभूति वंश अलग है और वर्धन वंश अलग है, ये दोनों एक ही हैं। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।
और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।